केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में देश में गर्मागर्मी का माहौल है। क्षेत्रीय पार्टियां लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है प्रस्ताव और इसे कब तक जो है लॉन्च किया जाना है? क्या उत्तर प्रदेश 2027 के इलेक्शन नहीं होंगे? इसके क्या लाभ है, क्या इसकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ इस छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाली हैं यहाँ पर इनसे संबंधित प्रश्न और क्या इनसे जो करंट अफेयर्स रहते, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अपनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं WP इंस्टीट्यूट पर और मैं आपके लिए लेके आया हूं वन नेशन वन इलेक्शन योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी। यानी 12 सवाल जो सभी के मन में उठ रहे हैं। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन योजना का इतना जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं प्रदर्शन क्यों कर रही हैं, इसका विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है और क्या इसके लाभ होने वाले हैं? तो वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा और बताइएगा कि आपकी राय इसके बारे में क्या है। क्या इस योजना को, प्रस्ताव को संसद में पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वीडियो को लास्ट में देखते हैं और वीडियो को लास्ट में मैंने वो फैक्ट्स रखे हैं जो आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रस्ताव के बारे में जो आया हुआ है तो वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया हुआ वादा पूरा किया है और उन्होंने कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? तो एक देश एक चुनाव। आप लोग जानते हैं वन नेशन मतलब एक देश एक चुनाव का मतलब है पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव यहां पर ऐसे में समझ सकते हैं देश की सभी 543 लोकसभा सीटों और जितनी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। वोटर सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे। यानी सही सुना है कि एक दिन एक राष्ट्र एक चुनाव। अब आप देखते हैं राष्ट्रों का चुनाव अलग अलग होता था, लोकसभा का अलग होता था, ऐसे में काफी चीजों का गड़बड़ी होती थी। अब सांसदों अलग इलेक्शन होता था, विधायकी का इलेक्शन होता था। इस योजना के तहत एक ही दिन एक ही टाइम पर हम जो है अपने सांसद और चुनाव यहाँ पर विधायकों का चुनाव कर सकते हैं। तो ये योजना जो है यानी 500 एक साथ राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव को कराने का एक जो है मकसद है। अब इस पर इसके क्या लाभ हैं, क्या इसके बारे में है कि अब इस योजना को, प्रस्ताव को और जो है इस पर क्या कमेटी बनी है, इन पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कमेटी की अगर बात कर लेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने की थी। ये रही या इसकी अध्यक्षता, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, रामनाथ कोविंद जी ने इसकी अध्यक्षता की है। और कमेटी के सदस्य 7 सदस्यों की चुनाव व्यवस्था का अध्ययन किया। स्टॉक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा और रिसर्च करने के बाद 191 दिन में 18,626, याद रखिएगा कितने दिन लगे इस रिपोर्ट को तैयार करने में, 191 दिन लगे और 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार की गई। कमेटी ने यह रिपोर्ट 14 मार्च राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को यानी 2024 को यहां पर सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया। अब ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2029 तक इसके बीच क्या गड़बड़ी होगी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो कमेटी बनी उसमें कितने लोग थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, 1 वकील, 3 नेता और 3 पूर्व, यानी टोटल कितने लोगों की कमेटी है? तो ये भी याद रखिएगा 8 लोगों की कमेटी है। रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष है, पूर्व राष्ट्रपति, यहां पर सभी के नाम दिए हुए आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ अगर बात करेंगे यहां पर, ठीक है, यह चुनाव व्यवस्था देश के लिए नई है। तो दोस्तों बता दें, इससे पहले जो हमारा हुआ कॉन्सेप्ट भारत के लिए नया नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। देश की आजादी के बाद 1952 से लेकर के 1957, 1962, 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। लेकिन जब 1968 और 69 में, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, विधानसभाएं आई, तब तय समय से पहले ही विधानसभा को भंग कर दिया गया और 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। इसके चलते एक चुनाव की गाड़ी पटरी से पलट गई। यानी 1967 यहां पर याद रखिए 67 तक लगातार एक साथ राज्यसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, यहाँ पर लोकसभा चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव क्या होते थे? एक साथ होते, राज्यों के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन 1970 में जब यहाँ पर कुछ विधानसभाओं का अपने कार्यकाल भंग हुआ और 1970 में लोकसभा का कार्यकाल भंग हुआ, इसकी वजह से वहां पर जो है एक साथ होना संभव नहीं हो पाया और ये पार्टियां जो है
अलग अलग इलेक्शंस वहां पर होने लगे थे। फिर इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से देश है जहां पर ये इस समय वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू है, तो हम अगर बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, फिलीपींस, इन देशों में वन नेशन वन यहां पर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। एक ही दिन इलेक्शन होते हैं और एक ही दिन इलेक्शन होने के बाद वहां राष्ट्रपति और जो भी चीजें प्रक्रियाएं होती हैं एक दिन में हो जाता है। इससे टाइम बचत होती है, लोगों का अपना टाइम है, पैसा भी बचत हो, इन सब चीजों का है अध्ययन। तो मैंने इसके प्रोस और कॉन्स दोनों ही रखे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर है वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के क्या फायदे हैं। सबसे पहले फायदों पर बात करते हैं तो चुनाव खर्च में कटौती। देश भर में बार बार चुनाव होते जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। सुरक्षा और जनशक्ति समेत कई चीजों पर बहुत पैसा खर्च होता है। इस साल हुए इलेक्शन लोकसभा चुनाव में अनुमानित कुल लगभग, अब देखिए 2024 का जब इलेक्शन हुआ तो आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, मैंने एक डाटा निकाला, ये 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। अब इससे पहले 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर 2019 में 60,000 करोड़। अब 60,000 करोड़ से डायरेक्ट कहां पहुंच गए हम, यहां पर 1,35 लाख करोड़, 1.35 लाख करोड़ में पहुंच गए। यानी कि लगभग यहां पर 60,000 करोड़ और दोगुना खर्च मान सकते हैं। भाई इसका दोगुना कर दोगे तो यही आ जाएगा, तो दोगुना खर्च हुआ है। और सोच सकते हैं अगर हमारा 24 और 29 में जब इलेक्शन होगा तब कितना, लगभग 3 लाख 2 लाख के ऊपर ही बजट जाएगा। 2 लाख करोड़ का बजट इलेक्शन सिर्फ एक बार लोकसभा का होता है, उसके आगे सबसे बड़ा है। और इसलिए यहां पर सबसे, अब सिर्फ लोकसभा हुआ तो 1.35 लाख करोड़, ऐसे ही 29 राज्यों में इलेक्शन होते हैं तो कितना बड़ा खर्चा होता होगा। फिर स्टेट्स के यानी पंचायतों के होते हैं उनके लिए कितना खर्चा होता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। इसका बड़ा आर्थिक फायदा यह भी होगा कि सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। जाहिर सी बात, कोई पार्टी है, सरकार जब इलेक्शन कराती है तो वो अपनी जो है राजकोष से पैसा निकाल के देती है। खजाने पर आर्थिक विकास में तेजी आएगी। प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीतियां निर्माण विकास कार्य में रुकावट आती है, मगर अगर 5 सालों में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू होती तो स्वाभाविक है प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। अब देखिए बार बार जैसे इलेक्शन कोई वैकेंसी आती है, आचार संहिता लागू, काम 6 महीने से टल जाता है, फिर आता है कि तब तक कोई ना कोई फिर इलेक्शन हो जाता है, कोई नौटंकी आ जाती है। इस वजह से बहुत सी दिक्कतें होती हैं, बहुत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है वो रुक जाते हैं। तो ऐसा अब नहीं हुआ, ये तो हमें एक फायदा मिल जाएगा। दूसरा फायदा क्या है, देश में हर 6 माह चुनाव होने पर प्रशासनिक मशीनरी सुरक्षा बलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से संसाधन भी बेहतर उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, वोट प्रतिशत में अब लोग देखिए, अब देश में इलेक्शन हो रहा है, पंचायती का हो रहा है, राज्यसभा का हो रहा है, लोकसभा बार बार जा रहा है, जो बाहर रह रहा है कितनी बार में जाएगा। जब एक बार होगा तो 5 साल में एक बार जाना है, इलेक्शन वोट करके चले आना है। तो इससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा फायदा है। वोट प्रतिशत में वृद्धि। एक साथ चुनाव होने से मतदाता एक ही समय में कई वोट डाल सकते हैं, जिससे मतदाता भागीदारी में वृद्धि होगी। एक समय भैया इसी को विधायक बना रहा है, इसको सांसद बना रहा है, ये कर सकते हैं। लुभावने वादे नहीं आएंगे, काम बार बार चुनाव, लोकसभा चुनाव नीतियों को बढ़ावा देते हैं। एक साथ चुनाव लंबी अवधि नीति योजना और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित होगा। साथ ही साथ अगर बात करें क्षेत्रीय दल इसका प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, अब क्षेत्रीय दल को सबसे बड़ा संकट है, क्या संकट है ये भी बता दें। ये तो लाभ थे हमारे, तो यहां से चुनौतियां भी हमारी शुरू हो जाती हैं। अब विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा, सपा इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक विरोध करते हुए ये दे रहे हैं, इसका हवाला देते हुए। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय दल को डर है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे और स्थानीय मुद्दों का प्रभावी ढंग से यहां पर उठा नहीं पाएंगे। तो ये एक उनका मानना है कि अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो नेशनल राष्ट्र के तौर पे, उनको दिक्कत नहीं उतनी होगी, लेकिन जो राज्य क्षेत्रीय में है उनको दिक्कत होगी। साल 2015 में IDFC की रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर 77% संभावना इस बात की होती है कि मतदाता राज्य और केंद्र एक ही पार्टी चुनते हैं। यही फैक्ट है। अब यहां पर सरकार क्यों चाह रही है कि ऐसा करे, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। एक रिपोर्ट आई थी ID से, उसने कहा कि अगर एक साथ इलेक्शन होंगे, और आप लोग जानते हैं कि हमारी जो बीजेपी है और कांग्रेस दोनों ही हमारी नेशनल पार्टियां हैं, और क्षेत्रीय जो नेशनल पार्टियां होती हैं, तो जब नेशनल एक साथ चुनाव, तो वही तो उसमें आपके क्या राज्यों में भी जब चुनाव होंगे वहां पर भी होंगी, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पर भी होंगे। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कि इसको, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टियां होती हैं, एक साथ चुनाव होने पर 77% संभावना होती है कि मतदाता राज्य और, वहां पर केंद्र में एक ही पार्टी चुनते हैं। यानी कांग्रेस
बीजेपी बीजेपी इस प्रकार से पार्टियां, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां तो नेशनल पार्टियां तो है नहीं, ठीक है, इस प्रकार से दिक्कत हो जाती है। जबकि अलग अलग चुनाव होने पर केंद्र और राज्यों में पार्टी को चुनने की संभावना 61% हो जाती है। लगभग मान के चलिए यहाँ पर 77 से लगभग 20% यानी 18-16% का यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी गिर रही है। तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको फायदा होने वाला, अगर ये योजना लाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा है ही है, जो नेशनल पार्टियां उनको फायदा मिलेगा इसके, ठीक है। लेकिन इन सब मुद्दों पर बात नहीं करनी हम लोगों को, क्या इसमें ये इसलिए जो क्षेत्रीय पार्टी दल है वो इसका विरोध प्रदर्शन कि हमारा तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा, उनको ऐसा डर है। बट अगर चुनाव सही और पूर्णता ढंग से सही से होता है तो ऐसा कुछ होगा नहीं। फिलहाल अभी तब की तब होगी, क्या होना है। लोकसभा सीटों की संख्या 750 होगी। अगर अब कहा जाता है रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जब ये बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद वहां पर संशोधन होगा तो 750 होगी। देश में अभी 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होता है। साल 2019-29 में होने वाले चुनाव से पहले जनगणना होती है तो परिसीमन भी होगा। परिसीमन का मतलब है क्षेत्रीय बढ़ाव भी होगा, यानी सीटों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि लोकसभा सीटों को बढ़ाने को लेकर दक्षिण के राज्य विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है अगर समान संख्या के आधार परिसीमन होता है तो परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों पर निर्धारण होता है तो लोकसभा में दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व गिर जाएगा, जिस कारण वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या की बढ़ोतरी कम हुई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फैक्ट इससे पहले, अब दक्षिण भारत में जनसंख्या के आधार पर बढ़ोतरी कम हो रही है, जनसंख्या वहां पॉपुलेशन कम बढ़ रही है, जबकि हमारे यहाँ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में यहाँ पर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। और जब तेजी से बढ़ी तो यहाँ पर जब परिसीमन होगा तो यहाँ की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही हम जो है सीटों को बढ़ाते हैं। अब सीटें जब बढ़ेंगी तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन तय करेगा, उत्तर प्रदेश बिहार के, तो साउथ के लोगों उनका कोई वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब और क्या है इसका परिसीमन कब होता है, कब इसकी ये होता है, तो इस पर भी चल लेते हैं। सामान्यतः तौर पर जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है, जिससे जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का संतुलन बनाया जा सके। हालांकि देश में 1976 से परिसीमन पर पाबंदी लागू थी। 1976 से, अब ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1976 से परिसीमन पर पाबंदी लागू थी। साल 2002 में परिसीमन आयोग का पुनर्गठन हुआ। अब फिर से कब गठन, 2002 में पुनर्गठन हुआ और 2008 में परिसीमन कराया गया। अगला परिसीमन 2026 में होने की संभावना, यानी 2029 में जब वन नेशन वन अगर प्रोजेक्ट लागू होता है तो ये परिसीमन होगा, इसलिए साउथ वालों को दिक्कत होगी, ठीक है। अब क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में कौन सी चुनौतियां भी कम नहीं है, बहुत सी चुनौतियां हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव होगा, ठीक है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास भी कराना होगा, ठीक है। वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्यसभा विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बना जाए। इस पर भी हम लोग बाद में, उन्होंने क्या अपने इसके लिए उत्तर दिया है वो भी बात करेंगे। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा विधानसभा चुनाव होने पर इनकी संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, संख्या पूरी पड़ जाती है। अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है, लेकिन अलग अलग नहीं एक साथ हुए तो हमको बहुत ज्यादा ईवीएम मशीनों की भी जरूरत पड़ जाए। एक साथ हुए तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर अलग अलग होते तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मशीनें हमारे पास वहां ले लिए फिर उसके बाद वहां यूज कर ली। लेकिन एक साथ होंगे तो मशीनें भी हमको जरूरत पड़ेगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी, इनको पूरा करना भी चुनौती होगी। एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। तो इसमें गुंडागर्दी का भाई बहुत बड़ा सुरक्षा बल की जरूरत, बहुत बड़े अधिकारियों की जरूरत हमको लोगों की पड़ेगी एक साथ कराने पर, यह चुनौती है। अब कमेटी ने क्या सुझाव इसके लिए दिए हैं, तो कमेटी के सुझाव पढ़ लेते हैं। कमेटी ने कहा है सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए, यानी जो भी इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा रिलेट किया है लोकसभा से कि लोकसभा 2024 में हुआ, अगला इलेक्शन लोकसभा का 2029 में होगा। तो जो भी क्षेत्र के बीच की पार्टियां हैं यहां पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होना था 2027 में, तो उनका कार्यकाल बढ़ाकर कितना 2029, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। अगर ऐसा बिल पास हुआ ये तो 2027 का इलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा, तो 2029 में फिर एक साथ होगा, ये एक वहां पर फैक्ट आ जाता है। और रिपोर्ट के सुझाव दिया कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय चुनाव
निकाह हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जैसे राज्यसभा और लोकसभा का जितने उसके 100 दिन के भीतर ही हम किसका करा देंगे, यानी कि जो हमारे स्थानीय चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत इन सबके जो है पार्षदी वगैरह स्थानीय चुनाव होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, अब और उन लोगों ने क्या दिया, अगर प्रस्ताव पारित किया जाता है तब क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आता है, यहाँ पर थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अगर अविश्वास है यहाँ पर, अगर अविश्वास, अब देखिए गवर्नमेंट तो गिर जाती, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो है मोदी जी अभी राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लेके आए, ऐसे ही विधानसभाओं में जो राज्य परिषदें हैं वहां पर भी जो है अविश्वास प्रस्ताव। ऐसा तब क्या होगा अगर गवर्नमेंट गिर जाए, मान लीजिए 5 साल का आंकड़ा है, गवर्नमेंट पहले ही गिर जाए तब क्या होगा, फिर कौन बनेगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है, इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा त्रिशंकु स्थिति यानी विडंबना डिलेमा आती है तो अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। मतलब अगर लोकसभा में जैसे मोदी जी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं और कांग्रेस आ जाती है तो ऐसे में चुनाव नए तरीके से कराए, और यह चुनाव यहां पर ऐसा होता अगर, तो समिति ने कहा कि यहां पर गठन के लिए चुनाव कराए जाएंगे। समिति ने कहा कि लोकसभा के लिए नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर इलेक्शन होता है तो मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट बनी 2019 में और 19 के बाद उन्होंने 2 साल तक शासन, अविश्वास प्रस्ताव हुआ, लोकसभा को भंग कर दिया गया और बहुमत साबित नहीं पर गवर्नमेंट गिर गई, तो फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से इलेक्शन होंगे। तो अब 5 साल के लिए नहीं, तो बचा हुआ समय जो रिमेनिंग हमारा टाइम बचा था उतने ही समय के लिए वो गवर्नमेंट वहां पर जो भी अपना बहुमत साबित करेगी या जो भी इलेक्शंस होंगे वो गवर्नमेंट वहां पर अगर भंग होती है तो वो अगली गवर्नमेंट उतने ही टाइम के लिए वहां पर शासन करेंगे। फिर यानी 5 साल का ये क्रम चलता रहेगा। अगर बीच में गिरती तो जो जितना टाइम बचा होगा उतने ही टाइम के लिए इलेक्शन होगा। ठीक है, समिति ने कहा लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो यहाँ पर ठीक पहले ही लोकसभा के अवशेष के लिए होगा। जब राज्यसभा, अब राज्य की बात हो रही है, जब राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं तो ऐसी स्थिति में विधानसभाओं का कार्यकाल क्या होगा, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर बात आती है, जैसे मान लीजिए 2024 में इलेक्शन ये योजना लागू हो जाए तो 2029 में अब यहाँ पर होगा। तो राज्यों में अगर गवर्नमेंट गिरती है किसी की तो मान लीजिए 2024 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ, अब 2029 में होना है, और राज्य में 2000 यहाँ पर हुआ था तो राज्य में 2026 में गवर्नमेंट गिर गई, तो 2026 में गवर्नमेंट जो वहां पर इलेक्शन कराए जाएंगे और इलेक्शन कराने के बाद 2026 में तो वो 3 साल जो बचे उतने ही, यानी कि 3 साल तक ही वो वहां पर शासन कर सकते हैं। उसके बाद उनको 29 में फिर से इलेक्शन कराना होगा। तो कुल मिला के जो लोकसभा इलेक्शन है उसी के साथ बिल्ड कर दिया गया इसको। अगर राज्य सरकार बीच में गिरती भी है तो भी उतने ही टाइम जो बचा हुआ रिमेनिंग टाइम, जैसे 2 साल गुजर चुके थे तो 2 साल या 3 साल आपका जो बचा हुआ है उतने ही टाइम के लिए आप राज्य कर पाएंगे, उसके बाद फिर से आपके इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें, उन्होंने अपना ये दिया है, कमेटी ने सुझाव दिया। अब सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी। अब सरकार के भी कोई बहुत बड़ा काम, ये छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है सरकार के साथ। सरकार अभी तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब ये लोकसभा में राज्यसभा में जाएगा तो सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी दिसंबर, अब शीतकालीन सत्र शुरू होगा नवंबर दिसंबर, इस बिल को पेश करेगी। एक देश एक चुनाव विधेयक पर मोहर तभी लगेगी जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है। अब वहां पर अब इस गठबंधन में भाई बहुमत भी, जो विपक्ष है वो भी बहुत तगड़ा है। आप लोग समझ रहे हैं 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें विपक्ष बहुत मजबूती के साथ टिका हुआ है, तो वहां पर बिल को पास कराना लोकसभा और राज्यसभा से ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इनके लिए। विधेयक पारित करने के लिए क्या प्रस्तावित प्रक्रिया जरूरी है। लोकसभा में इस विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी है होगा। इससे संसद से मंजूरी के बाद इस विधेयक को करीब 15 राज्यों के विधानसभाओं को अनुमोदित भी करा। अगर संसद से पारित हो गया, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है, उसके बाद ये कहा जाएगा उसके कम से कम 15 राज्यों से इसका अनुमोदन जरूरी है। तो वहां पर तो खैर दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट लगातार कई 19-21 राज्यों में चल रही है और वहां पर तो उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में दिक्कत हो सकती है। बाकी 21 गवर्नमेंट में उनकी खुद ही, तो वहां तो 15 आसानी से उनको मिल जाएंगे। करीब 15,000 राज्यों से यहाँ पर राज्यों के विधानसभा का अनुमोदन भी जरूर होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, कानून बन सकेगा। जबकि लोकसभा में कुल 545 में से एनडीए के पास 200 यहाँ पर कितने हैं, 93 ही सदस्य हैं, और चाहिए कितने, चाहिए हमको यहाँ पर 363, और सदस्य हैं किसने उससे प्रेजेंट टाइम में 293 ही है। यानी कि राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है,
राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है, यानी एनडीए को सरकार को संशोधन के लिए विपक्ष को भरोसे में लेना, भैया मान जाओ, विपक्ष कांग्रेस से करना पड़ेगा। 21 राज्यों में फिलहाल एनडीए की सरकार है, इसलिए राज्यों की मजबूरी यहां मंजूरी में कोई भी पैच नहीं फंसने वाला है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 234 सदस्य हैं और राज्यसभा में 85 सदस्यों का समर्थन है। राज्यों में कोई राज्य नहीं पेच नहीं फंसेगा, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में यहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगला है समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू, अब ये स्टूडेंट का बहुत बड़ा फैक्ट है, यहां पर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 संसद, अभी अनुच्छेद 83 क्या कहता है, ये पूछ सकता है कि अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 172 विधानमंडलों की अवधि की आवश्यकता होगी, ये उनको जरूरत पड़ेगी। भाई बिल बन जाएगा तो संशोधन भी करना पड़ेगा संविधान में, बिना संशोधन कुछ नहीं होगा। तो संविधान के अनुच्छेद इसमें 83 में संशोधन, अनुच्छेद 172 में संशोधन होगी। उसने यह भी सिफारिश की कि भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों से परामर्श से एकल मतदाता, अभी देखो राज्यों की होती तो अलग मतदाता सूची आती है, जब वो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो अलग मतदाता सूची, तो एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करे। समिति ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मतदाता सूची से संबंधित अनुच्छेद 325 को संशोधित, अब देखिए ये अनुच्छेद इसीलिए चर्चा में रहेगा, ये 325 अनुच्छेद को भी संशोधित किया जा सकता है। तो ये किससे संबंधित है आप समझ गए। ठीक है, अनुच्छेद 227 और 228 में चुनाव से संबंधित नियमों बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। ठीक है, संविधान में संशोधन जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। ये संशोधन करने के बाद हम आराम से अपना कानून आगे बना सकेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इन अनुच्छेदों को आपको पढ़ना है, क्योंकि इनसे, अनुच्छेद से और इस कमेटी से, इस वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव से क्वेश्चन 1-2 जरूर पूछे जाएंगे, 100% श्योरिटी है। तो ये पूरी डिटेल थे। वीडियो के लास्ट तक अपनी कमेंट जरूर बताइएगा कि भाई अब वन इलेक्शन वन योजना को क्या सेंटर मंजूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। कुल मिला के स्टूडेंट यहाँ पर फायदा ही फायदा दिख रहा है। मेरे हिसाब से मंजूरी मिलनी चाहिए, ताकि समय की बचत हो, पैसे की, भाई बहुत लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पर खर्च हो जाता है इलेक्शन कराने में, तो ये सब बच सकेगा, और इसका पैसा जो बचेगा वो हम लोगों के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं यूज होगा। तो इन सब की जरूरत है। तो मिलते हैं कल की सुबह करंट अफेयर्स में फिर से।